अब पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज जो है हीरो हैं और जयचंद और बाकी लोग राजा परमाल विलेन हैं। वहीं जगनीक के परमाल रासो में देखें तो पृथ्वीराज विलेन है, उनके सेनापति चामुंड राय विलेन है, और आल्हा उदल राजा परमाल, लाखन राजा जयचंद, ये सब लोग तो देशी मुहावरे गढ़ दिए भाई साहब कि बबुरे के छाहे न ठकुरे के राहे। अच्छा, कि मतलब इनसे दूर रहना है, ये बड़े खतरनाक हैं। सैकड़ों इतिहासकार ऐसे हैं जो ये साबित करते हैं कि बाबर को राणा सांगा ने भारत में नहीं आमंत्रित किया। में कहा गया है छतात तायते इति क्षत्रिय, क्षति से जो बचा ले, आपको होने वाले नुकसान से, आघात से जो बचा ले, वो 800 साल पहले का राजपूताना क्षत्रियता और आज के समय की क्षत्रियता और राजपूताना, तो क्या समय क्षत्रियों का सबसे बड़ा नेता कौन है? जब महाराणा प्रताप थे और अकबर से संघर्ष चल रहा था, सारा राजपूताना अपने उन्नत स्थान से पतित होकर, विलासिता के मोह में जर्जर होकर मुगल सम्राट अकबर के चरणों में निस्वासित वंदना कर। बड़े बड़े नेता हैं, बृजभूषण शरण सिंह, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, ये बड़ा बड़ा नाम है, ये लोग का अलग छत्रप है। बिल्कुल आपने इन लोगों को बाईपास कर शोक दुनिया को तराने दे दिए हमने, पड़ी जब जब जरूरत तब खजाने दे दिए हमने, हमने घास खाई भोग पर उनको खिलाया है, उजाले के लिए हमने हमारा घर जलाया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का शेरवित शिवम में। आज मेरे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं नगर के प्रखर वक्ता और वरिष्ठ पत्रकार यशवीर सिंह जी। नमस्कार जी। नमस्कार शिवम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी, आपने मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम यशवीर है, यश भी है और वीरता भी है, और इस समय राणा सांगा के यश और वीरता दोनों पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अंदर तक मर्माहत हैं हम। राणा सांगा की बात अगर करें तो एक ऐसा अप्रतिम दुर्धर्ष योद्धा, शायद अगर देखा जाए तो भारत के इतिहास में महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, हरि सिंह नलवा, ये एक ऐसे शक्तिशाली योद्धा हुए हैं। माफ कीजिएगा, मैं छत्रपति शिवाजी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि वो एक चालाक, बहुत ही क्लेवर वॉरियर थे, लेकिन ये लोग एक दुर्धर्ष योद्धा जिसको कहते हैं। अब आप सोचिए कि 20 साल का शासनकाल रहा राणा सांगा का। 20 साल के शासनकाल में 100 से ज्यादा युद्ध लड़ना, एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं, एक पांव नहीं, और महोदय एक चीज का ध्यान विशेष रूप से रखिएगा आप, 80 घाव शरीर पे, लेकिन एक भी घाव पीठ पे नहीं था। तो इतना सब कुछ था तो सुमन लाल जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो कह रहे हैं कि फिर बाबर को बुलाने की क्या आवश्यकता थी भारत? देखिए, रामजी लाल सुमन ने जो बातें कही हैं, सच्चाई ये है कि वो भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सच क्या है। लेकिन आपने, अब मैं शुरू करता हूं, थोड़ा सा पीछे जाऊंगा मैं। आपने देखा है, अभी आप कुंभ में लगातार रहे भी, कुंभ की अपार सफलता, उसके बाद एक फिल्म आ गई छावा, उसकी भी अपार सफलता, उसके बाद ये औरंगजेब की कब्र और संभल और वक्फ और तमाम ये सब सारी चीजें जब होना शुरू हुई तो एक तरह से एक माहौल ऐसा बनना शुरू हुआ जैसे लगा कि अब हिंदू बहुत जबरदस्त तरीके से पोलराइज हो रहा है। तो ये एक समस्या रही है कि धर्म के पोलराइजेशन को कैसे रोका जाए। तो भारतीय राजनीति में मैं बहुत पहले से देखता चला आ रहा हूं कि भारतीय राजनीति में धर्म को रोकने के लिए जाति का कार्ड खेलना आवश्यक हो जाता है। सच्चाई ये है शिवम जी कि अगर देखा जाए तो भारतीय इतिहास में जो मध्यकाल था, वही भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास में वही वीर गाथा काल था। और वीर गाथा काल को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उस समय चाटुकार कवि हुआ करते थे, भाट कवि जिसको चारण कहते हैं, वो हुआ करते थे। रासो ग्रंथों की रचनाएं हुआ करती थी। पृथ्वीराज रासो लिखा चंद्रवरदाई ने, जगनीक ने लिखा परमाल रासो। अब पृथ्वीराज
रासों में पृथ्वीराज जो है हीरो हैं और जयचंद और बाकी लोग राजा परमाल विलेन हैं। वहीं जगनीक के परमाल रासों में देखें तो पृथ्वीराज विलेन है, उनके सेनापति चामुंड राय विलेन है, और आल्हा, उदल, राजा परमाल, लाखन, राजा जयचंद ये सभी हीरो हैं। ऐतिहासिक जो मध्यकाल में जो इतिहास लिखा गया मध्यकाल का ना, वो ऐतिहासिक उद्धरण इन्हीं रासो ग्रंथों से लिया गया। अब आपने अगर जगनीक से ले लिया आपने अपना उद्धरण, तो आपकी नजर में पृथ्वीराज खलनायक हो गए, और आपने अगर चंद्रबरदाई से उद्धरण ले लिया पृथ्वीराज रासो से, तो आपकी नजर में जयचंद विलन हो गया, पृथ्वीराज हीरो हो गए। सवाल ये है, ऑथेंटिसिटी की बात है कि आपका जो तथ्य है, जो ऐतिहासिक तथ्य आपने प्रस्तुत किया है, वो उठाया कहां से है। सैकड़ों इतिहासकार ऐसे हैं जो ये साबित करते हैं कि बाबर को राणा सांगा ने भारत में नहीं इब्राहिम लोदी के एक चाचा थे, दौलत खान लोदी, या शायद मैं मिसिंग, मेरा नाम में ध्यान में नहीं आ रहा है, उन्होंने आमंत्रित किया था। बयाना में तो बाबर को बुरी तरह से हराया था राणा सांगा ने। और सांगा की बस इतनी बात आप जान लीजिए कि मालवा, गुजरात और लोधी की संयुक्त सेनाओं को एक साथ हराया था राणा सांगा ने। तो जो इतना बड़ा योद्धा है, वो ऐसे इनको बुलाएगा बाबर को कि आओ मेरे साथ लड़ो और इब्राहिम लोदी को हराना है, ये करना है। मुझे लगता है कि ये जैसे होता है कहीं कहीं बहुत सारी जगहों पे ऐसे उद्धरण मिल जाते हैं जो ऐतिहासिक तथ्य से परे होते हैं, और व्यक्ति उसको अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीतिक स्वार्थपरता के लिए उसको पकड़ लेता है और उस पर जो है राजनीतिक खेल खेलना शुरू। अच्छा, 400 साल पहले का राजपूताना, क्षत्रियता, और आज के समय की क्षत्रियता और राजपूताना, क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है शिवम जी, जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, क्षत्रियत्व क्या है? क्षत्रिय एक जाति नहीं है, आप भी जानते हैं। छात्र धर्म है, जो छात्र धर्म का अनुसरण करता है वो क्षत्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है छतात तायते इति क्षत्रिय, क्षति से जो बचा ले, आपको होने वाले नुकसान से, आघात से जो बचा ले, वो क्षत्रिय है। अब आप आज के क्षत्रियों को देखिए, क्षेत्रीय छत्रप बने हुए हैं तमाम, हर जिले में आप देखेंगे क्षेत्रीय छत्रप बने हुए हैं। गेटिंग सेटिंग की पॉलिटिक्स है उनकी। उनको राजपूत स्वाभिमान और क्षत्रिय स्वाभिमान वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। एक अमरीश पुरी साहब थे फिल्मों में, उनको जमींदार बना बना के, ठाकुर बना के, अत्याचार करवा करवा के दुनिया की निगाहों में, देश के लोगों की निगाहों में एक भ्रम पैदा कर दिया गया कि क्षत्रिय मतलब बहुत खूंखार जाति, इसके पास नहीं जाना है। कुछ लोग तो देशी मुहावरे गढ़ दिए भाई साहब कि बबुरे के छाहे न ठकुरे के राहें। अच्छा, कि मतलब इनसे दूर रहना है, ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं। ये एक वातावरण बनाया गया सन 1952। अच्छा, उसके बाद ये जो अभी मुहावरा आपने बोला जी, ये अपने क्षेत्र में भी लागू है? हाँ हाँ बिल्कुल, आप हर जगह सुन सकते हैं। ये तमाम लोग कहते हैं, क्षत्रिय के अलावा जितने और लोग हैं वो इस बात को अक्सर कह दिया करते हैं, अरे भैया न ठकुरे के राहें न बबुरे के छाएं। मतलब बबुरे के छाहे रहेंगे तो कांटा धंसेगा, और ठकुरे के राहें जाएंगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इस तरह से हमें समझने की कोशिश नहीं की गई। हमने तो अपने बच्चों तक की कुर्बानियां दी हैं इस समाज की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, लेकिन हमें समझने की कोशिश नहीं की गई। इस समय अभी आपने बोला कि कुछ ऐसे क्षत्रप हैं जो अपनी सियासत और अपने क्षेत्र को बचाने के लिए क्षत्रिय युवाओं का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस समय क्षत्रियों का सबसे बड़ा नेता कौन है पॉलिटिक्स में? देखिए, क्षत्रियों का पहले भी कोई लीडर नहीं था, आज भी कोई लीडर नहीं है भाई साहब। जिसे आज क्षत्रिय अपना सर्वोच्च नेता मानते हैं, मतलब जो मतलब इतिहास के आईने में देखते हुए, तो उसको मानते हैं महाराणा प्रताप को। वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पीछे जा रहा हूं। महाराणा प्रताप को सबसे बड़े योद्धा के रूप में और क्षत्रिय लीडर के रूप में मानते हैं। महोदय, जब महाराणा प्रताप थे और अकबर से संघर्ष चल रहा था, सारा राजपूताना अपने उन्नत स्थान से पतित होकर, विलासिता के मोह में जर्जर होकर
मुगल सम्राट अकबर के चरणों में निस्वासित वंदना कर रहा था। उस समय देसी राजे रजवाड़े अगर राणा के साथ खड़े हो गए होते तो शायद जो मुगल काल और उसके बाद की गुलामी दर गुलामी जो दिखता आया अभी तक, जो दिखा सन 1947 तक, वो शायद बहुत पहले समाप्त हो गया होता। वर्तमान लेकिन में किसी ने साथ नहीं दिया। वर्तमान में मैं कहूं तो देखिए, राजपूत नेता मैं उसे मानूंगा जो राजपूतों के पक्ष में कोई भी बयान जारी। मुझे इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ, वितंडा खड़ा हुआ, इससे पहले भी तमाम एक बात पूछी गई बाबा से, महाराज जी से, योगी आदित्यनाथ जी से, तो उन्होंने इस बात को बड़े ही अच्छे तरीके से कहा कि हाँ, मेरा जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ। अभी राणा सांगा के विवाद में भी महाराज जी ने सामने आकर के कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे है वैसे। बहुत सारे क्षत्रिय नेता हैं, लेकिन किसी की जुबान से इतने कड़े शब्दों में भर्त्सना या इसकी जो है खंडन नहीं किया किसी लेकिन ने। काफिला निकलता है। तो फिलहाल मैं महाराज जी को तो मैं सन्यासी मानता हूँ, लेकिन फिलहाल अगर कहा जाए मेरी दृष्टि में, फिलहाल भारत भूमि पर एकमेव क्षत्रिय नेता अगर इस समय कोई उपलब्ध है तो महाराज जी है। बहुत बड़े बड़े नेता हैं, ब्रिजभूषण शरद सिंह, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, ये बड़ा बड़ा नाम है, ये लोग का अलग छत्रप है। बिल्कुल। आपने लोगों को बाईपास क्यों कर दिया? आपके एमएलसी हैं, आपके विधायक हैं यहीं देखिए, चंदौली के, ये लोग लीडर हैं, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके एक छोटे से क्षेत्र में अपना प्रभाव और दबाव का इस्तेमाल करके इन लोगों ने, और जनता की, नो डाउट, जनता की सेवा करके और जनता का काम करके, सेवा नहीं काम यूं समझिए कि ये एक तरह से लोकल कचहरी है वहाँ के लोगों की। इनको लगता है कि वहाँ के जनता को लगता है कि हम अगर जाएंगे पुलिस के पास, कानून के पास वगैरह वगैरह, तो हमें इस काम में 2 साल लग सकता है, भैया के पास चले जाएंगे 2 घंटे में हो जाएगा, निपटा देंगे तुरंत, और भैया 2 घंटे में निपटा देते हैं। तो भैया लोगों का साम्राज्य यही है। भैया लोगों के पूरे स्वाभिमान को क्षत्रित्व से जोड़ना मुझे लगता है जल्दीबाजी है, क्योंकि अभी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिससे ये कहा जा सके कि ये राजपूत नेता है, क्षत्रिय नेता है। क्षत्रिय लोगों का एक संगठन है करणी सेना। जी। करणी सेना, और करणी सेना ने ही ये आह्वान किया था कि आगरा, ये सुमन लाल, हाँ बिल्कुल, सुमन जी के ऊपर ये इनाम रख दिया था कि बंधु सम्मेलन, हाँ, कि हम 5 लाख या कुछ लाख रुपए दे देंगे अगर कोई उनकी जीवा काट के लाता है। जी। तो क्या आप करणी सेना का समर्थन करते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए नहीं करते, ये तो फिर वही बात हो गई, ये सरतन से जुदा जो होता है एक धर्म विशेष में। आपने देखा होगा कि फला का सर काट लाओ तो मैं कन्हैया का 10 करोड़ दे दूंगा और ये कर दूंगा, सरतन से जुदा हो जाएगा। तो ये तो वो वाली मानसिकता हुई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि करणी सेना और किसी मुद्दे में हो सकता है कि उसका स्टैंड सही रहा हो, लेकिन सांगा मुद्दे में मैं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल गलत स्टैंड ले रहे थे। आप अगर क्षत्रिय सम्मेलन करते, करणी सेना रास्ता जाम करती, चक्का जाम करती, बवाल करती, तोड़ फोड़ करती, सारी चीज करती, तो ये पूरी की पूरी राजनीति फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड हो जाता। वो 15 बनाम 85 नहीं होता भाई साहब, 5 बनाम 95 होता। सही माने में अगर इस देश में क्षत्रिय की क्या अस्तित्व क्या रहा है क्षत्रिय का, तो उसको तो राम भदावर साहब ने 4 लाइनों में सुना दिया है। आपकी इजाजत हो तो सुनाइए। बिल्कुल। तो राम भदावर साहब ने कहा है कि झेल कर शोक दुनिया को तराने दे दिए हमने, पड़ी जब जब जरूरत तब खजाने दे दिए हमने घास खाई, भोग पर उनको खिलाया है, उजाले के लिए हमने हमारा घर जलाया है। सुनो, इस धूल से लेकर गगन आकाश तक हम हैं, धरा की आस के एहसास के विश्वास तक हम हैं, कटाकर सर बहाकर रक्त हर बलिदान तक हम हैं, और प्रभु श्री राम से लेकर यहाँ चौहान तक हम हैं।
तो ये पहचान, ये अस्तित्व रहा है। राणा सांगा का विवाद, फिर बीच में औरंगजेब का आ जाना, क्या ये महत्वपूर्ण है, इस पे चर्चा महत्वपूर्ण है, या इस देश में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी, ये महत्वपूर्ण है? हाँ, ये तो अवश्य है कि इस तरह की बात में थोड़ी सच्चाई तो है, लेकिन एक साथ इसके साथ और कहना चाहूंगा आपसे कि महंगाई और बेरोजगारी इस देश में मुद्दा अब नहीं है। समस्या तो है, सबसे बड़ी समस्या, सबसे जटिल समस्या, लेकिन मुद्दा अब नहीं है। मुद्दा क्यों नहीं है शिवम जी? इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं बहुत पीछे जाऊं, अगर इंदिरा गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, बहुत छोटे छोटे थे हम लोग, तो इंदिरा जी के जमाने में नारे लगते थे, गलियों में भी लगते थे, मंच से भी लगते थे कि जब से इंदिरा आई है कमर तोड़ महंगाई है, खा गई राशन पी गई तेल, ये देखो इंदिरा का खेल। तो ये हुआ इंदिरा जी की बात, जो आज से 50 साल पहले। राजीव गांधी जी के समय में, मैं 1987 में, मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा, 1987 में मैं टाउन नेशनल इंटर कॉलेज में हाई स्कूल का छात्र था। इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन था गाजीपुर जिले में, जिला मुख्यालय पे। तो मुझे भी कहा गया मैं भाषण दूं, जनसंख्या एवं बेरोजगारी, ये मुद्दा था, ये इस विषय पे भाषण देना था। तो बौद्धिक क्षमता उतनी थी नहीं, मेरी हाई स्कूल में था, तो मैंने पिताजी से रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा 4 पन्ने का भाषण तैयार करा दीजिए। उन्होंने लिखवा दिया। मैं गया वहां पे, मैंने भाषण दिया, मैंने फर्स्ट प्राइज जीता था वहां पे। भाषण जो दिया, उस भाषण का एक अंश आपको बताना चाहता हूं कि 1987 यानी आज से 38 ईयर्स पहले, ठीक, मैंने कहा क्या था वो अपने उस भाषण में, एक लाइन आई थी कि आज देश की 1/3 जनता को, औसतन देश के युवकों के बहुत बड़े अंश को कोई काम नहीं है, इसलिए निराशा, घुटन और बेरोजगारी की भयंकर मार से क्षुब्ध यह युवक समाज आज अनपेक्षित आतंकवाद का प्रहरी बना हुआ है। ये 38 साल पहले बेरोजगारी, अनपेक्षित आतंकवाद का प्रहरी बना हुआ है, यानी युवा बेरोजगार था, आतंकवाद की तरफ अग्रसर था 38 ईयर्स पहले। आज 38 साल बाद फिर वही महंगाई, फिर वही बेरोजगारी, फिर वही गरीबी, और राजनीति उसी को मिटाने की इर्द गिर्द और उसी के इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूम रही है। बस ये सारी चीजें, और इसका मूल कारण क्या है, इस पे नहीं जा रहे हैं, कोई नहीं जाना चाहता है। मूल कारण गरीबी है ही नहीं साहब, मूल कारण बेरोजगारी नहीं है, मूल कारण महंगाई नहीं है, मूल कारण जनसंख्या है शिवम जी। शिवम जी, आपको याद होगा सन 2014 में मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया था, तो 125 करोड़ देशवासियों, ये संबोधन में बोला था। आज मोदी जी संबोधित करते हैं तो 140 करोड़ देशवासियों संबोधित करते हैं। 11 साल के शासनकाल में 15 करोड़ वो कौन लोग हैं जो बढ़ गए, कैसे बढ़ गए? जनसंख्या नियंत्रण के लिए आपने क्या किया? आप दूसरे नंबर पे थे जनसंख्या नियंत्रण में, माफ करिएगा, आपको बधाई देना चाहता हूं, आप प्रथम नंबर पे पहुंच गए हैं जनसंख्या के मामले में। आपने चाइना को पछाड़ दिया है। इतना चाइना तो फिर भी आपसे 2-2.5 गुना बड़ा है। एक चीज में किसी को तो पछाड़ा, हाँ, लेकिन ये शर्म का विषय है हमारे लिए, जो भी हो उनके लिए गर्व का। मैंने तो कहा, जब भारतीय जनता पार्टी का जो 3 मुद्दे थे शुरू से हमेशा से मुद्दे रहे हैं, धारा 370, राम मंदिर, धारा 370 और समान नागरिक संहिता, इन्होंने राम मंदिर बनवा दिया। धारा 370 पहले किया, राम मंदिर किया, 3rd नंबर पे इसको रखा। मैंने कहा क्रम व्यवस्थित करिए। पहले नंबर पे समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है, दूसरे नंबर पे धारा 370 को हटाइए, तीसरे नंबर पे राम मंदिर का निर्माण जरूरी है। आपके कहने का मतलब है कि आज के समय में किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए राष्ट्र प्रथम नहीं है ना, उसका अपना वोट बैंक प्रथम है। बिल्कुल 100% एकदम मैं यही बात कहना चाहता हूं कि राष्ट्र प्रथम नंबर पे अगर हो जाए तो फिर ये देश जापान ना हो जाए। इसलिए ऐसे निर्णय लेने से वो घबराता है। बहरहाल बहुत अच्छी चीज आपने बताई कि 2014 में मोदी जी कहते थे कि 125 करोड़ और 2025 में कह रहे हैं कि 140 करोड़, और 29 वाले में संभवतः तो बोल दें कि 150 करोड़। मैं वही कहना चाहता हूं कि इसको नियंत्रित कब करोगे आप?
इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है, वरना आप एक दिन ऐसा आएगा इस देश के सारे संसाधन समाप्त हो जाएंगे, जनसंख्या इतनी भयंकर बढ़ेगी, मुझे तो डर है भाई साहब कहीं 2-4 फीट पृथ्वी यहाँ की भारत भूमि के नीचे न चली जाए। चलिए वो धसे या ना धसे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और उनके पॉलिटिकल लोगों के लिए, समर्थकों के लिए एक अच्छी बात है। एक चीज में वो कह सकते हैं कि चाइना को हमने इस चीज में पछाड़ दिया। हाँ, एक उपलब्धि वो ये कह सकते हैं, अपनी एक उपलब्धि वो गिना सकते हैं। आप सुन रहे थे, बहुत वरिष्ठ पत्रकार और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। सैदपुर में रहने वाले लोग इनको जानते हैं कि हमेशा एक जो एक प्ले होता है उसमें बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं। आपने समय दिया इसमें भी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।